वो कम हो जाएगा। इमीडिएटली वहां पे उसका खर्चा कम हो गया, मतलब उसका मुनाफा बढ़ गया। तो ये हमको उसको सिखाना है। दूसरा फायदा होता है, अगर हम ये मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा डालते रहते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम किसी भी इंसान को अगर उसकी भूख एक रोटी की है और उसको 10 रोटी खिलाया जाए तो खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि उसको हजम ही नहीं होगा। इसी तरह जमीन की अगर उसकी भूख अगर 25 किलो की है और हम लोगों ने अगर उसमें 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो डाला, तो बाकी जो है वो सब वेस्ट होने वाला है, जिससे पर्यावरण की हानि हो रही है, जिससे जमीन की हानि हो रही है। जमीन के अंदर जो हमारे फेवरेबल बैक्टीरिया होते हैं, फेवरेबल फंगस होते हैं, उनकी हानि हो रही है। तो ये सब कुछ अगर बचाना है, तो हम लोगों के लिए सॉइल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। हर बताइए मीटिंग में चाचा। मैं बहुत फोर्सफुली बोलता रहता हूँ कि ये फोकट में होने वाली चीज है। धनवंतरी तो हाँ इसके हाँ लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन धनवंतरी सिर्फ उसको नॉलेज दे रही है कि आप लोगों को सॉइल का टेस्टिंग करना ही करना है, वो भी हर साल में करना है। उससे एक हाँ विश्वास तैयार हो जाएगा कि धनवंतरी का आदमी बेचू नहीं है, वो बेचने के लिए नहीं आया है, वो किसान भाइयों का खर्चा कम करके उसका उत्पादन बढ़ाने आया है, और वो भी जमीन की सेहत सुधारने की भी बात करता है। जमीन के अंदर जो जो मात्रा है, वो मात्रा के हिसाब से कितना कम ज्यादा फर्टिलाइजर डालना है, उसके हिसाब से मेरा खर्चा भी कम कर रहा है, जमीन की हानि भी कम कर रहा है। ये उसको अगर धीरे धीरे समझ में आएगा दोस्तों, तो उसका विश्वास बढ़ जाएगा, और उसके बाद में उसकी खेती में छोटी छोटी दिक्कत भी आएगी, तो पहला फोन आपको करेगा। क्योंकि दिन भर में उसके पास बहुत सारी कंपनी के लड़के जाते रहते हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, लेकिन हर कोई ये सारी जो हम चीजें धनवंतरी के माध्यम से बताते हैं उसके ऊपर बात नहीं करता है। हर आदमी जाता है मार्केटिंग सेल्स करने वाला, वो सिर्फ बेचने की बात करता है, जाते ही प्रोडक्ट निकालता है और बेचने की बात करता है, स्कीम्स की बात करता है, रेट की बात करता है, जो कि किसान भाइयों को पसंद नहीं आता है। उसको एक ही चीज पसंद है, उसका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसको देने वाली कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव उसको अच्छा लगता है। तो हम लोगों को एग्जैक्टली वही करना है, किसान का दोस्त बन के उसके खेत में जाना है, क्योंकि हम लोग खुद किसान के बेटे हैं। हमारी कंपनी के चेयरमैन से लेके हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर तक हम लोग सब किसान भाइयों के ही बच्चे हैं। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और किसानों को समझाना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी बात है सबसे अहम, सॉइल टेस्टिंग के बाद में वाटर टेस्टिंग। इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ उनको सिखाना है, समझाना है। अभी आप बोलेंगे वाटर टेस्टिंग कैसे करना है सर, या इसका फायदा क्या है? तो इसमें सबसे अहम बात है, देखिए दोस्तों, बहुत सारे हमारी जो फसलें हैं उसमें बहुत सारे कीड़े आते हैं, रोग आते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी दवाइयां का जो छिड़काव होता है, तो अलग अलग दवाइयां मारते हैं उसमें। किसान केमिकल की दवाइयां मारते हैं, ऑर्गेनिक की मारते हैं। लेकिन जब देखिए उसका जो भी छिड़काव करने का जो पानी है, वो पानी का पीएच अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो पानी का पीएच कैसे होता है? पानी का पीएच अगर 7 से ऊपर चला गया है, 7 से 14 तक अगर हम बोलते हैं, तो उसको अल्कलाइन वाटर बोलते हैं। और 1 से 7 तक जो होता है वो एसिडिक वाटर रहता है। 7 के अराउंड रहेगा तो उसको हम न्यूट्रल वाटर। तो अगर ये 6 से 7 के बीच में है, 7.5 तक भी है, तो भी चलेगा। लेकिन 7.5 के ऊपर, 8.5, 9.5, 10 के ऊपर भी चला जाता है। अगर ये पानी का पीएच बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो वो पानी में अगर हम कोई भी दवाई मिक्स करके मारेंगे, तो उसका रिजल्ट उसको नहीं मिलने वाला है, या तो उसका रिजल्ट कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों को क्या लगता है कि मैंने दवाई के ऊपर इतना खर्चा किया, ये दवाई गलत है। दवाई गलत नहीं होती है, वो पानी है उसका, उसका जो पीएच है वो गलत है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पानी का पीएच जो है, हम लोग लिटमस पेपर मिलते हैं, किसी भी आप शॉपकीपर के पास जाओगे कृषि सेवा केंद्र में, तो वहां पे आपको लिटमस पेपर मिलेगा। लिटमस पेपर एकदम सस्ते में मिलेगा, 50-60 रुपए में आपको 100 पेपर मिल जाते हैं, उसके छोटे छोटे पेपर के कागज के टुकड़े रहते हैं। तो वो अगर आप वो पानी में डुबाओगे, और वो जो लिटमस पेपर के साथ में आपको एक डिब्बी मिलती है, तो उसके ऊपर 1 से 14 तक ये पीएच कितना होता है और उसके कलर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, वो दिखाया जाता है। तो पानी में उसका जो लिटमस पेपर है वो डुबो के हमको बाहर निकालना है, और वो जो डिब्बी के ऊपर जो अलग अलग कलर्स है, वो कलर को मैच करना है। जिस कलर को मैच करेगा उतना पीएच वो पानी का है। एकदम आसान तरीका है, कोई भी आदमी इसको कर सकता है। तो वो पीएच अगर बहुत ज्यादा रहेगा, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? अगर पीएच बहुत ज्यादा है, तो उसके घर में नींबू रहता है किसान के पास मन, तो एक बड़ा पीला नींबू अगर हम 100 लीटर
वाटर में डालते हैं, उसका जो पीएच है वो कम होते हुए आपको नजर आएगा। 1 डिग्री से वो कम हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा उसको बोल सकते हो कि आप 2-3 बार उसको पानी को चेक करने के लिए बोलिए। जब भी मानो पीएच उसका 8.5-9 तक है, तो नींबू डालिए, उसमें जो साइट्रिक एसिड है वो जाएगा, पानी अच्छे से हिलाइए। उसके बाद 2 मिनट बाद वापस उसका पीएच चेक करना है। जब पीएच आपका 7 से 8 के बीच में आएगा, 7.5 7 7.5 अच्छा रहेगा, तो उतना आएगा। उसके बाद में कोई भी जो दवाई है वो पानी में डालिए। तो क्या होगा, जो भी दवाई उसने डाली है उसका रिजल्ट उसको जल्दी से मिल जाएगा और उसका खर्चा कम हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, जो भी कोई कंपनी का आदमी जाता है उसको पीएच की कुछ पड़ी नहीं है, उसको उसकी दवाई बेचनी है। अगर वो दवाई बेच के जाएगा तो एक ही बार बेच के जाएगा, क्योंकि अगर पीएच जा विश्वास आपके ऊपर बैठ गया है कि ये आदमी आता है और मेरे को खेती की असली बातें बता के जाता है, जिससे मेरा खर्चा कम हो रहा है। तो एक बात हो गई। अभी सॉइल टेस्टिंग हो गया, वाटर टेस्टिंग हो गया। उसके बाद में सबसे अहम जो होता है वो होता है सीड ट्रीटमेंट, जो कि कोई भी फसल हो उसका अगर सीड है, वो सीड ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट से 10 से 15% हम उसका जो उत्पाद है, उसका जो प्रोडक्शन है 100% बढ़ा सकते हैं। 10 to 15%। वो तभी हम जब बिजोरिज के ऊपर बात करेंगे तो उसमें आपको मैं बता देता हूँ उसमें। तो उसके अंदर जो भी हमने, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो बिजोरिज है दोस्तों, तो जब भी हम लोग जमीन तैयार करते हैं, बेसल डोज के लिए हमने सॉइल टेस्टिंग किया, जो मात्रा है एकदम परफेक्ट करके हमने बेसल डोज भी डाल दिया। उसके बाद में हम लोगों ने बीज डालना है। तो बीज डालते समय हमको करना क्या है, हमारा ये जो बिजोरिज है, इसमें 2 अलग-अलग बिजोरिज दिख रहे हैं आपको दोस्तों। एक रेड कलर वाला जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो होता है ऑयल सीड एंड पल्सेस, दलहन तिलहन की फसलें। और दूसरा ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको, वो है सीरियल क्रॉप्स के लिए। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। किसानों को सिर्फ समझाना है कि अगर आपके यहाँ पे गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये अगर फसलें हैं तो उसमें आपको सीरियल क्रॉप्स वाला इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको ऑयल सीड एंड पल्सेस, जो भी आपकी दलहन तिलहन की फसलें हैं उसमें ये आपको जो रेड कलर में उसको लिखा है बिजोरिच, वो किट आपको इस्तेमाल करना है। तो इसमें फायदा क्या होता है दोस्तों, जमीन के अंदर जो भी हमारे फेवरेबल बैक्टीरिया होते हैं, फेवरेबल फंगस होते हैं, वो हमने इसके अंदर डाले हैं, ताकि जमीन के अंदर से उसको ग्रो करने के लिए सबसे अहम एनपीके, जो हमारा मुख्य अन्न घटक रहता है, उसको अगर उठाने की क्षमता बढ़ गई तो उसका जर्मिनेशन का ताकत भी बढ़ जाएगा। दूसरा, इसके अंदर हमने ऐसे बैक्टीरिया डाले जो कि जमीन के अंदर कुछ हानिकारक भी फफूंद और जीवाणु रहते हैं, तो उसके खिलाफ लड़ने की ताकत देते हैं। मतलब जब भी कोई भी बीज जर्मिनेट होता है तो वहां पे अगर उसको रूट्स को कुछ इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन ना होने के लिए हमने इसमें वैसा बैक्टीरिया डाल दिया है। तो ये दोनों तरफ से फायदा होता है। एक तो जमीन के अंदर जब हम ये बीज डालेंगे तो जमीन के अंदर से एक समान उसका जो जर्मिनेशन है वो होने के लिए इसका फायदा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको पता चलेगा, एक तो एक समान जर्मिनेशन हो जाएगा। हम हर टाइम आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपको इसका असल में रिजल्ट चेक करना है तो 2 थाली लीजिए अलग अलग। दोनों थाली में गेहूं के 100 सीड्स गिन के लीजिए। एक थाली में आपको जर्मिनेशन जो रेगुलर आपका प्रोसेस है वैसा डाल दीजिए। दूसरी थाली में जब उसको डालना है वो बीज को ये बीजोरिज से ट्रीटमेंट करके डालना है। तो इसमें 1 हफ्ते बाद आपको पता चलेगा कि जो बीजोरिच हमने जिस सीड को, जिस थाली में सीड जो है उसको लगाया है, वहां पे जर्मिनेशन का परसेंटेज बढ़ गया है, मतलब ज्यादा बीज उगा हुआ है, जर्मिनेशन की ताकत भी बढ़ गई है। दूसरी बात है, वहां पे आपको एक समान जर्मिनेशन दिखेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो एक समान दिखेगी। और तीसरी सबसे अहम बात होती है, वो सीड्स या उसके जो सीडलिंग्स निकल आते हैं, वहां पे उसका रूट जोन है वो एकदम
अच्छा हो जाता है और वो वहाँ पे जो पेस्ट एंड डिसीजेस का उसके ऊपर जो हानिकारक जीवाणु रहते हैं उसका जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाने के लिए उसकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाई जाती है। तो ये दोनों तीनों तरफ से बिजोरिच हमारे जो सीड्स है उसमें बहुत फायदेमंद रहता है। तो अभी ये सबसे अहम है, इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है दोस्तों, ये हमारी 250 ml की जो बोतल है पर एकड़ में इसको इस्तेमाल करना है। अभी हर फसल में जो बीज की मात्रा लगती है वो अलग अलग लगती है। जो आपको गेहूं है उसकी अलग लगेगी, सोयाबीन की अलग लगेगी, अगर मेज डाल रहे तो अलग लगेगी, बाजरा की अलग लगेगी। तो वहां पे करना क्या है दोस्तों, कोई भी बीज है, आप बीज किसी भी बोरी के ऊपर डाल दो। वहां पे आपको अगर बीज की मात्रा बहुत कम है तो पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। बीजोरिच ले लो, आप ढक्कन में बीजोरिच ले सकते हो और उसके साथ में आरपीएस 76 हमारा जो लिक्विड है वो इस्तेमाल करना है। तो बीजोरिच और आरपीएस 76, एक आदमी बीज को नीचे से हिलाता रहेगा, दूसरा आदमी ऊपर से दोनों बोतल में जो ढक्कन में हमने लिया है आरपीएस और बिजोरिच वो उसके ऊपर डालता रहेगा, दूसरा आदमी नीचे हैंड ग्लोव्स लगा के उसको हिलाता रहेगा। ये पैकेट के अंदर हमने प्लास्टिक के हैंड ग्लोव्स भी दिए हैं। वो तब तक हिलाना है जब तक वो बीज के ऊपर पूरा उसका कलर ना आ जाए। जब पूरा कलर आ जाएगा तब रोक दो। उसके बाद में उसको छाव में सुखाना है आधे घंटे के लिए। धूप में नहीं सुखाना है, उसको छाव में सुखा दो। भले उसमें पहले से ही कुछ सीड ट्रीटमेंट किया हुआ हो। बहुत सारे सीड अभी जो आते हैं, पैकिंग वाले सीड आते हैं, उसको सीड ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन वो पेस्ट एंड डिसीजेस की होती है अलग अलग। उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ाने का उसमें जो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं वो हमने बिजोरिज में डाले हैं। तो उसके ऊपर भी हम लोग ये सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ उसको छाव में सुखाना है और आधा एक घंटे के बाद में इमीडिएटली उसको बुआई के लिए लेना है। रात भर उसको रखना नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उसको भिगो के रात भर रख देते हैं, तो वो उगेगा नहीं, वो वेस्ट हो जाएगा पूरा। तो ये हमको समझना पड़ेगा। ये है बीजोरिच, इस हिसाब से हम लोगों को बीजोरिच का इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो ये शुरुआत में हम लोगों ने देखा आपको सॉइल टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस कितना अच्छा है, उसके बाद में वाटर टेस्टिंग, उसके फायदे क्या है। ये दोनों तरीके अगर हम लोग इस्तेमाल करने जाएंगे तो उसमें किसान भाइयों का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। जमीन जमीन के अंदर का जो पानी है वो खराब नहीं होगा, पर्यावरण खराब नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें हो जाएगी, क्योंकि आज हमारा जो असली मिशन है कैंसर फ्री इंडिया, हम लोग जो बोलते हैं पाटिल सर का जो सपना था पहले से कि कैंसर फ्री इंडिया के ऊपर काम करना है, तो सिर्फ इम्यूनिश खा के तो हम लोग हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन वैसे ही जमीन के अंदर जो पानी खराब हो रहा है, जमीन के अंदर जो जीवाणु की हानि हो रही है, जमीन के अंदर जितना भी केमिकल जा रहा है वो वापस फसल के थ्रू हमारे पेट में जा रहा है। तो हम लोग अगर उसके रूट में जाके अगर काम करेंगे तो हमारे शरीर में आने वाले जो कैंसर के जो घटक है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम ये रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जमीन की सेहत अच्छी हो गई तो जमीन के अंदर का पानी अच्छा हो जाएगा, हमारे पेट में आने वाली जो भी फसलें हैं, सब्जी रहेगी, फल रहेंगे, वो जो है वो अच्छे तरीके से हम लोग खा सकते हैं, जिसमें हम कैंसर का जो मात्रा है उसको कम कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये दो चीजें हमको सीखना है। तीसरा है सीड ट्रीटमेंट, जिससे हम लोग किसान भाइयों को गारंटी दे सकते हैं कि आपका बिजोरिच से बीज प्रक्रिया करने के बाद 10 से 15% प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। हमने बाकी कुछ किया है क्या उसमें, उसको बहुत ज्यादा खाद दिया नहीं है, बहुत ज्यादा दवाई नहीं दी है, अभी हमने कुछ नहीं किया है। सिर्फ उसको बोला है कि बिजोरिच से बीज प्रक्रिया करनी है, जिससे उसकी प्रोडक्शन की मात्रा है कम से कम 10% बढ़ने वाली है। वो क्यों बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया बिजोरिच से जो पहला जो बेनिफिट है वो क्या होता है, जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ता है। मानो 1 एकड़ में आपने गेहूं डाला है, 40 किलो गेहूं डाला है, वहां पे अगर विदाउट बिजोरिच, अगर पहले जितने भी बीज उगते थे, अभी बिजोरिच से उसको ट्रीटमेंट दिया है तो उसमें ज्यादा बीज जो है उगने वाले हैं। तो 10 से 15% बीज का जर्मिनेशन बढ़ेगा तो अपने आप उसका फसल का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है दोस्तों। तो ये सबसे अहम बातें हैं। तो अभी हमको ये तीनों चीजें समझने के बाद में हम लोगों को ये समझना है कि
अगर असली में ही खेती में हमको अच्छे रिजल्ट लाने हैं दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर खेती में से हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो हम लोग जितना 100% खेती के ऊपर काम करते हैं, मतलब किसान किसी भी खेती में दवाई खाद या उसका जो भी खर्चा है वो 100% जो करता है उसमें से 70% खर्चा जमीन के अंदर करना चाहिए। मतलब जमीन के ऊपर 70% काम करना है और जो ऊपर फसल उगती है उसके बाद में सिर्फ 30% काम बचेगा किसान का। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जमीन के अंदर अगर वो 70% काम करेगा तो जमीन की सेहत अच्छी करने के लिए ऊपर हम काम कर रहे हैं। हाँ, जमीन की सेहत अच्छी हो गई, वहां से आने वाला जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, वहां से आने वाला जो रूट जोन है वो बहुत अच्छी तरीके से आएगा, रूट जोन में पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, वहां पे अपटेक अच्छा बढ़ जाएगा, फसल की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ऊपर आने वाला जो 30% का हमारा काम है वो बहुत इजीली हम लोग अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी तो ऊपर आने वाले जो कीड़े और रोग होते हैं उनकी मात्रा अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि फसल ही इम्यूनिटी लेके ही पैदा हुई है, उसकी सेहत अच्छी है। तो उसके ऊपर जो पेस्ट और डिसीजेस आते हैं उसके ऊपर जो हम लोग दवाई छिड़काते हैं उसकी मात्रा कम हो जाएगी, अपने आप खर्चा कम हो गया। मैं पहले से एक बात बता रहा हूँ, किसानों का खर्चा कम कर दे तो दवाई की मात्रा कम हो गई, खर्चा कम हो गया, पर्यावरण में जो भी पेस्टिसाइड के कारण हानि हो रही है वो भी कम हो रही है, जो भी घातक केमिकल्स घातक पेस्टिसाइड्स हम लोग हमारे खेतियों में इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण आज पंछी कम हो गए, मधुमक्खियां कम हो गई है, जो भी हमारे फेवरेबल इंसेक्ट्स थे, सोशल इंसेक्ट्स हम उनको बोलते हैं, वो कम होने लगे हैं। हमारे लोगों में जितने भी ज्यादा पेस्टिसाइड की मात्रा हम इस्तेमाल करते हैं उसमें रेड ट्रायंगल वाले जो भी हम लोग पेस्टिसाइड की मात्रा वाले कोई भी फसल फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती है, वो अगर खाते हैं तो उससे हमारे पेट के अंदर वो जो मॉलिक्यूल होता है वो चला जाता है, कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दोनों तीनों तरफ से हम लोग वापस उधर ही आएंगे। एक तो जमीन की सेहत, किसान भाई का खर्चा और प्लांट की इम्यूनिटी, इसके ऊपर काम करेंगे अपने आप उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हम लोग पर्यावरण को साथ में लेके अच्छा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा जो बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक बात है जो कि धन्वंतरी को किसान जो भी है, धन्वंतरी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स रिप्रेजेंटेटिव खेती में जाएंगे उसको वो अपना दोस्त मानते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर में धन्वंतरी का काम बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ये सारा नॉलेज देने वाली कंपनी है। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता तो एक बार जाके आप बेच भी आओगे, लेकिन उसको उस तरीके का रिजल्ट देने के लिए वो जो पूरा सिस्टम समझाना है वो समझाने वाली ये कंपनी है दोस्तों। तो हम लोग लॉन्ग टर्म तक काम करने वाले लोग हैं, तो ये उसको समझाना है दोस्तों। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जमीन के ऊपर 70% काम हमको करना है, मतलब जमीन के ऊपर की जो फसल है उसमें 30% और जमीन के नीचे हम लोगों को जमीन की सेहत सुधारने के लिए 60 to 70% काम करना है। तो वो क्या करना है, उसकी सेहत सुधारने का काम करना है। तो पहले ही हम लोगों ने जब हमने जमीन तैयार की थी वहां पे हम लोगों ने, वो बात मैं भूल गया थोड़ा बोलने का आपको, तो वो वहां पे आपको बेसल डोज में हमारा जो सबसे अहम खाद है प्रॉम नाम का, प्रॉम नाम का खाद है हमारा, और ये हमारा RBS 76 जो भी हम बेसल डोज डालते हैं शुरुआत में तो उसमें 1 एकड़ में 100 kg प्रॉम डालना है और 5 kg RBS 76 का ग्रेन्यूल डालना है। ये प्रॉम का PPT ओपन नहीं हो रहा है, आप सभी ने तो देखा ही है। तो प्रॉम का जो है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, तो उसमें हमारा जो फॉस्फोरस की मात्रा है अवेलेबल फॉर्म में फॉस्फोरस की मात्रा हमने उसमें डाली है जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से मिनिमम 8.5% लगती है। तो हमारे इसमें 8.5 से 12.5% के बीच में हमारा फॉस्फोरस उसमें निकलता है जो कि अवेलेबल फॉर्म में है। मतलब हम लोग जितना भी प्रॉम डालते हैं उसके अंदर जो फॉस्फोरस है वो 100% हमारी फसलों में अवेलेबल हो जाता है।
बाकी जो केमिकल का हम खाद डालते हैं डीएपी, तो डीएपी में 18-46, 18 नाइट्रोजन होता है, 46 उसका फास्फोरस परसेंटेज है। तो जब भी हम वो डीएपी की 2 बोरी डालेंगे तो उसका 46% अगर इस्तेमाल होना है तो वो उतना इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन के अंदर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी मात्रा अगर कम होगी या कहीं पर बहुत ज्यादा कम होती है तो वहां पे वो फॉस्फेट जो है वो एसिड सोल्यूबल होता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड सिक्रीट करते रहते हैं जमीन के अंदर, उसमें वो फॉस्फेट सोल्यूबल होता है और वो फास्फोरस की मात्रा जमीन में से हमारी फसलों को मिलती है। तो ये डीएपी जब भी डालेंगे तो मैक्सिमम उसमें 10 से 15% खाद उसमें अपटेक होता है दोस्तों। उसके लिए पूरा प्रोसेस उसको बैक्टीरिया के एसिड से होना पड़ता है, वहां पे एसिड्स में ये सोल्यूबल हो जाएगा और उसमें उसको अपटेक किया जाएगा। तो बजाय उसके हमने ये ऑर्गेनिक डीएपी, आप इसको बोल सकते हो प्रॉम को, सबसे बेहतरीन खाद है। तो ऑर्गेनिक डीएपी का मतलब क्यों बोल रहे हैं मनसा, क्योंकि इसमें जो हमने फॉस्फेट डाला है, ये जो ग्रैन्यूल्स बनाए हैं इसमें फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया के साथ ही ये ग्रैन्यूल्स बनाए हैं। तो जब भी हमने ये तैयार किया है रॉक फॉस्फेट, गाय का गोबर, ये जब भी हमने ट्रीटमेंट किया है तो उसको हमने फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया से ट्रीटमेंट दिया है। उसको तब तक ट्रीटमेंट दिया है जब तक वो फॉस्फेट 100% सोल्यूबल फॉर्म में नहीं आता है। अब ये जब फॉस्फोरस 100% सोल्यूबल फॉर्म में लाके उसके ग्रैन्यूल्स बनाए और जमीन के अंदर डाले तो वो जितना भी फॉस्फोरस हमारे ग्रैन्यूल के अंदर है वो उसको 100% अवेलेबल होगा। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा सबसे अहम फायदा है ये गोबर के खाद के साथ मिलाया हुआ है। तो गोबर अगर जमीन के अंदर जा रहा है तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगा, सेंद्रीय कर्ब जो है जमीन के अंदर उसकी मात्रा बढ़ाने का काम करेगा, जमीन के अंदर मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ाने का काम करेगा, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाएगा, जमीन के अंदर जो एरेशन होता है, हवा खिलने की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ेगी। तो ये सारा जो है एडिशनल बेनिफिट हमारे डीएपी, जो ऑर्गेनिक डीएपी हम बोलते हैं प्रॉम को, उसके साथ होने वाला है दोस्तों। तो ये हम लोगों को 1 एकड़ के लिए 100 kg इस्तेमाल करना है और उसके साथ में हमारा आरपीएस 76 का जो ग्रैन्यूल है वो इस्तेमाल करना है। तो ये ग्रैन्यूल जो है दोस्तों, इसमें हमने जो अलग अलग जमीन के अंदर सेंद्रीय कर्ब बढ़ाने वाले जो घटक डाले हैं उसमें सबसे अहम होता है ह्यूमिक। तो ये ह्यूमिक जो हमने एब्सॉर्ब किया है वो जमीन के अंदर जो लियोनार्डाइट घटक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जमीन के अंदर 15 से 20 फीट नीचे लियोनार्डाइट करके ये जो लेयर आपको दिख रहा है वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके हमने ये ह्यूमस कंटेंट निकाला है और इस ह्यूमस से हम लोगों ने ये प्रोडक्ट जो है हमारा आरपीएस 76 ये ग्रैन्यूल बनाया है। तो जमीन में जाएगा तो जमीन को जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनका जो अपटेक बढ़ाना है, उनमें जमीन के अंदर जो मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ाना है, हवा खिलने की मात्रा बढ़ानी है, उसके अंदर पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ानी है, जमीन का पीएच उसको मेंटेन करना है। ये सारी चीजें हमारे ये जो 2 खाद हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉम और उसके साथ में आरपीएस 76, ये दोनों चीजें हम लोगों को बेसल डोज में इस्तेमाल करनी है। अभी हम जमीन के ऊपर ही काम कर रहे हैं दोस्तों, और इसके बाद भी 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमको जमीन के ऊपर ही उसके लिए काम करना है। तो ये हमको कम से कम 5 kg इस्तेमाल करना है। इसके बाद में ये हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है बैक्टोरिच। तो जब भी हम कोई भी बीज लगाते हैं तो बीज लगाने के बाद में, जैसे बीजोरिच लगाया, बीज हमने बुआई के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद में हम लोगों को करना क्या है, बैक्टोरिच पहले पानी के साथ हमको बैक्टोरिच इस्तेमाल करना है। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों ये। जमीन के अंदर प्राकृतिक जो जो प्रक्रिया घटती रहती है उसके लिए ये बैक्टोरिच हमारा जो कीट है, इसके अंदर हमने 7 अलग अलग प्रकार के जीवाणु और 1 प्रकार का उसमें फफूंद, ऐसी 8 अलग अलग बोतल्स हमने दी है। ये सारा मिक्स करके हमको जमीन के अंदर पानी में मिक्स करके देना है 1 एकड़ में 1 कीट। तो इससे क्या क्या होने वाला है, उसके फायदे क्या क्या है, अभी हम लोग ये भी देखेंगे दोस्तों। तो इसमें सबसे अहम ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं
पहली बोतल है इसमें नाइट्रोजन वाली, यहाँ पे आपको मैं और इसमें दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे आप देखिए, इसमें पहली बोतल है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें हमने डाल दिए। तो जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाला जीवाणु है, जो हवा में से नाइट्रोजन लेके जमीन के अंदर फिक्स करेगा और जमीन के अंदर उसकी जो नाइट्रोजन की क्षमता है उसको पूरी करेगा। तो ये हमने उसमें डाल दिए। दूसरी और तीसरी बोतल जो है, तो पहले एक बात ध्यान में रखो, जमीन के अंदर लगने वाले सबसे अहम जो प्रमुख खाद होते हैं, प्रमुख न्यूट्रिएंट जो होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेश, NPK। इतना याद रखो। तो पहली 4 बोतल जो है इसमें वो है NPK। पहला बोतल है नाइट्रोजन का, दूसरा और तीसरा बोतल है P का, मतलब फास्फोरस का। दूसरा और तीसरा बोतल हमने इसमें डाला है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया वाला, जो कि जमीन जो हमारी एकदम कड़क हो गई है उसको, जमीन को लूज करने का काम करेगा और जमीन के अंदर जो भी फास्फोरस है उसको उठा के फसलों को देने का काम करेगा। चौथा बोतल है पोटैश का, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये काम क्या करेगा, जमीन के अंदर अभी महाराष्ट्र में तो पोटैश की मात्रा अच्छी है, लेकिन ये जो पोटैश होता है अचल अवस्था में होता है। तो इस पोटैश को क्या करना है, उसको अचल अवस्था में लाने के लिए, उसको मोबिलाइज करने के लिए पोटैश मोबिलाइजिंग जीवाणु हम डालते हैं, तो वो उसमें डालेंगे तो पोटैश उसका चल अवस्था में आएगा और हमारी फसलों को अवेलेबल होगा। तो अभी हमको पहले ये बात समझना है कि NPK इसका फायदा भी क्या होता है। नाइट्रोजन देखिए जमीन के अंदर से अच्छा अगर फसल में अवेलेबल हो जाएगा तो क्या होगा, फसल की जो ग्रोथ है, उसके जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसमें उसको फायदा हो जाएगा, उसके पत्ते निकल जाएंगे, वो हरा भरा हो जाएगा, ग्रीनरी बढ़ जाएगी, उसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं। दूसरा, फास्फोरस अगर उसको अच्छे से अवेलेबल होगा तो क्या फायदा होगा उसका, तो फास्फोरस का काम है उसको ब्रांचिंग निकालना। ब्रांचिंग निकालने के लिए फास्फोरस अच्छा काम करेगा, वहां पे फ्लावर बर्ड्स निकालने के लिए भी फास्फोरस उसमें काम करेगा। तीसरा है पोटैश मोबिलाइजिंग। तीसरा, पोटैश अगर लगेगा अच्छे से अवेलेबल होगा तो क्या होगा, वो फ्लावर बर्ड्स में से फ्रूट्स निकालने का काम करेगा, वो स्टम्प्स बढ़ाने का, मतलब उसका जो स्टम्प रहता है उसको बढ़ाने का काम करेगा, उसको तो ताकत देने का काम करेगा और फ्रूट्स का साइज, शेप, कलर, टेस्ट इसको बढ़ाने का काम करेगा। तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखना है। NPK, तो पहली 4 बोतल हमने क्या डाल दिए, NPK। तो ये याद रखो, याद रखने के लिए मैं आसान तरीके से बोल रहा हूँ। उसके बाद में उसमें हमने क्या डालना है, तो इसके बाद में हम लोगों ने इसमें डाला है, यहाँ पे लाइन में आपको पता चलेगा, NPK। उसके बाद में है जिंक। तो जिंक का काम क्या है दोस्तों, जिंक है उसमें जमीन के अंदर हमने अभी जितने भी अच्छे वाले जीवाणु डाले उससे क्या होगा, अपटेक बढ़ गया, ग्रोथ अच्छी हो गई, लेकिन जो हमारा रूट जोन होता है जमीन के अंदर, वहां पे हानिकारक जीवाणु और हानिकारक फफूंद भी बहुत सारे रहते हैं। तो वो हानिकारक फफूंद और जीवाणु से बचाने के लिए ये जिंक की जो बोतल हमने डाली है वो वहां पे काम करेगी, रूट प्रोटेक्शन का। जो सफेद हमारे रूट्स होते हैं उसका प्रोटेक्शन करने के लिए इसमें सुडोमोनास नाम का हमने जिंक वाला जो है बैक्टीरिया डाला है, वो काम करेगा। उसके बाद में छठी बोतल हमने क्या डाली है, सिलिकॉन। सिलिकॉन का भी फायदा बहुत है जमीन के अंदर। हम लोग उसका एक एग्जांपल हम हर बार देते हैं कि अगर आप जब भी गन्ने की खेती में जाते हो, वहां पे देखिए, अगर आप किसान कोई भी शर्ट निकाल के बनियान के ऊपर अगर गन्ने के खेत में से चलेगा, तो वहां पे उसके जो पत्ते होते हैं वो पत्तों से हमारे हाथों के ऊपर जैसे ब्लेड ने मारा है, ऐसा आपको वहां से ब्लड निकल जाएगा, या उसको आपको नाखून से मारा ऐसा लगेगा। तो वहां पे आप समझ सकते हो यहाँ पे सिलिकॉन की मात्रा ये खेती में अच्छी है। तो बोलने का ये क्या है कि सिलिकॉन जहाँ पे अच्छा रहेगा वहां पे जो भी पत्ते हैं वो एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, जहाँ पे सिलिकॉन कम है वहां पे वो ड्रूपिंग रहेगा।
नीचे की ओर झुक जाएंगे, लेकिन जहाँ पे सिलिकॉन अच्छा है वहाँ पे एकदम स्ट्रेट रहेंगी। दूसरा है सिलिकॉन का फायदा क्या होगा, वो पत्तों को जो है वो थोड़ा सा रफ बना देता है, पत्तों का जो ऊपर का लेयर होता है उसको रफ बनाता है। तो वहाँ पे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, सुंडी वाले कीड़े जो होते हैं, सूंड होती है छोटी छोटी, वो जो उसमें सूंड डाल के जूस निकालता है, उसको हम बोलते हैं रस चूसने वाले कीड़े, सकिंग पेस्ट। तो वहां पे अगर वो सरफेस जो है वो अगर रफ बन जाता है, उनकी जो सूंड है वो सिलिकॉन के वजह से वो पत्तों के अंदर नहीं जाती, तो सकिंग पेस्ट की मात्रा भी कम हो जाएगी, या उसका जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। तीसरा है सिलिकॉन खुद एक न्यूट्रिएंट का काम करता है, वो हमारी जमीन में से जो फसल है उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। तो ये 6 बोतल हो गई। उसके बाद में 7वीं बोतल है सल्फर, यहाँ पे आपको दिख रही है सल्फर। तो सल्फर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी हमने इसमें डाल दिया है। सल्फर एक अहम रोल निभाता है दोस्तों, क्योंकि जमीन के अंदर जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है किसी भी फसल पे, कब बढ़ता है, या तो बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, या अगर पानी बहुत रुका है जमीन के अंदर। अभी जमीन में बहुत पानी रुक जाता है तो क्या होता है, जो रूट्स है उनका काम स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वहां पे हवा ही नहीं है, वापसा कंडीशन ही नहीं है, तो अपटेक होता ही नहीं है। तो वहां पे एनर्जी देने का काम ये सल्फर करता है, प्लांट को एनर्जी देने का काम, प्लांट को रोगों के खिलाफ लड़ने का काम ये सल्फर करता है। ये अहम रोल है सल्फर का भी। तो ये पहली जो 7 बोतल हमने डाली है वो है बैक्टीरिया वाली, जीवाणुओं की। और आखिर में जो लास्ट हमको बोतल दिख रही है वैम, बैक्टोरिच वैम। तो ये वैम क्या है, वैम जो होता है दोस्तों वो सबसे अहम काम करता है, जो कि जमीन के अंदर हम लोगों का एक माइक्रोराइजा करके प्रोडक्ट भी था पुराना। तो ये जो माइक्रोराइजा का जो फर्टिलाइजर है उसको हम वैम बोलते हैं। ये जमीन के अंदर, ये फफूंद है खुद, तो जमीन के अंदर जितना भी रूट्स होते हैं रूट्स के ऊपर ही ग्रो करता है, वहां पे ग्रो करेगा। तो वो नए रूट्स निकालने के लिए उसमें हेयरी रूट्स जो होता है ग्रोथ, अपन मराठीत केशमूळ तंतुमूळ म्हणतो, तो छोटे छोटे बड़े रूट्स को, छोटे छोटे रूट्स निकालने का काम, व्हाइट रूट्स निकालने का काम ये माइक्रोराइजा फर्टिलाइजर करता है। तो ये सबसे अहम रोल है। देखिए दोस्तों, जमीन के अंदर किसी भी फसल की जितने भी रूट्स है वहां पे वो रूट का ग्रोथ करने का काम ही ये व्यायाम करेगा। दूसरा है, वहां पे अगर ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तो पानी पकड़ने की क्षमता, जमीन को पकड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो प्लांट का फाउंडेशन भी अच्छा हो जाता है, वहां पे एरेशन अच्छा रहता है। जमीन के अंदर रूट जोन में जितना भी फास्फोरस है, फास्फोरस को उठाने के लिए भी वापस ये काम करेगा। और सबसे अहम इसका जो रोल है, जमीन के अंदर रूट्स के जोन में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उठाने का काम ये फफूंद करता है दोस्तों। मतलब जमीन में से लगने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, या हम जितने भी खाद डालते हैं, बेसल डोज में हो जितने भी खाद डाले हैं, या हमारी जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, उसमें अहम कौन से होते हैं, प्रमुख खाद्य कौन सा होता है, प्रमुख अन्न घटक होता है NPK। उसमें उसके बाद में द्वियम जो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सिलिकॉन भी होता है। उसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनको उठाने के लिए जो जो जीवाणु और फफूंद चाहिए वो हमने सारे इसके अंदर डाल दिए दोस्तों। तो ये अहम रोल निभाता है जमीन के अंदर, इसको जो काम करना है। इसमें भी हम लोगों ने 2 अलग अलग प्रकार के कीट डाले दोस्तों, एक है शुगर केन के लिए और दूसरा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो शुगर केन का कीट है हम लोग इसको सीड ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। अभी 2 बातें ध्यान में रखनी है आप, बीजोरीज जो इस्तेमाल करना है, जहाँ पे हम बीज डालते हैं, मतलब जो छोटे छोटे सीड्स के दाने डालते हैं उसमें बीजोरीज इस्तेमाल करना है। और जहाँ पे हम लोग गन्ना है, आलू है, हल्दी है, अदरक है, ऐसी जो फसलें हैं इसमें हम लोगों को बैक्टोरिज इस्तेमाल करना है सीड ट्रीटमेंट के लिए। तो अभी गन्ने के लिए ये जो शुगर केन का कीट है 1 नंबर वाला,
ये इस्तेमाल करना है। और दूसरा अदरक, हल्दी, पोटैटो, इसके अंदर हम लोगों को ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो कीट है वो इस्तेमाल करना है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है आप यहाँ पे देख सकते हो। एक एकड़ के लिए हमको एक कीट इस्तेमाल करना है दोस्तों। आप लोगों को पूरा जो हमारा ये कीट है, एक बकेट के अंदर 10 लीटर पानी में पूरे सारे बोतल्स आपको मिक्स करने हैं। और ये सारे बोतल्स आप 200 लीटर के बैरल में डाल दो। और वो बैरल से आप अलग अलग प्रकार से उसको जमीन के अंदर दे सकते हो। या तो आप ये ड्रेंचिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो। उसके बाद में ड्रिप से दे सकते हो, या लास्ट वाला आप यहाँ पे देख रहे फ्लड इरिगेशन से दे सकते हो। ये तीनों तरीके से हम लोग उसको जमीन के अंदर देना है। एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम लोग सिंचाई करते हैं तो हम लोगों को पहले पानी देना है। मानो आपको ड्रिप भी देना है या फ्लड इरिगेशन भी करना है, तो पहले आधा घंटा पानी दे दो, पहले हमारी खेती में पानी जाने दो। और उसके बाद में ये हमारा जो कीट है वो दे दो। तो पहले पानी से वो मॉइस्चर तैयार हो जाएगा, उसके बाद में ये हमारा वहां पे दवाई पहुंच जाएगा, फर्टिलाइजर पहुंच जाएगा। यहाँ पे एक दिख रहा है आपको कि किसान भाई ये जो यहाँ पे कंपोस्ट है उसके ऊपर इसका स्प्रे कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में कोई ऐसा आप कंपोस्ट बना रहे हो तो उसके ऊपर भी ये बैक्टीरिया का स्प्रे आरपीएस के साथ मिला के आप कर सकते हो। जमीन में भी 1 एकड़ में देना है तो हम लोगों को आरपीएस 76 1 लीटर और एक बैक्टीरिया का कीट ऐसा कॉम्बिनेशन करके देना है, ताकि जमीन के अंदर जाने के बाद ये जीवाणुओं का जो खाना है, जो खाद है ऑर्गेनिक कार्बन, वो बढ़ाने का काम आरपीएस 76 करेगा। उसमें ह्यूमस है, सेंद्रीय कर्ब जो है वो उसके अंदर है, और वो हमारे बैक्टीरिया का खाना है। तो ये दोनों साथ में जाएगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और उनका एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगा। ये हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। सबसे अहम चीज है कि कोई भी फसल आप लगाओ, पहले पानी के साथ हम लोगों को क्या देना है, तो ये बैक्टीरिया देना है आरपीएस 76 लिक्विड में मिला के। 1 लीटर आरपीएस 76 और एक बैक्टीरिया का कीट, ये दोनों हमको एक साथ में देना है दोस्तों। तो इसका फायदा क्या होगा, इसमें जो हमने ह्यूमस डाला है, जमीन के अंदर नेचुरली जितने भी कंटेंट होते हैं वो सारे इसके अंदर आ गए दोस्तों। नेचुरल कंटेंट्स बोल रहा हूँ, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी है। सेंद्रीय कर्ब बढ़ाने वाला जो ह्यूमस है वो भी इसके अंदर डाला है। तो ये जमीन के अंदर जाने के बाद इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, तो ये ह्यूमस जो जाएगा, इसके अंदर जो ह्यूमिक एसिड रहता है ह्यूमस के अंदर, वो क्या करेगा, वहां पे रूट जोन बढ़ाने का काम ये करेगा। सफेद मूली जो है उसको बढ़ाने का काम करेगा। ये सबसे अहम इसका पहला फायदा हो जाएगा। दूसरा इसका फायदा क्या होगा, जमीन के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाने का काम करेगा। अभी ये कैसे करेगा, अगर रूट जोन में हमने आरपीएस डाल दिया है तो आरपीएस क्या करेगा, वहां पे ऑर्गेनिक की कार्बन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। तो वहां पे जितने भी जीवाणु हैं उनको उनका खाना रूट जोन के नजदीक ही मिल गया, वहां पे उनका खुद का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और वो जितने भी न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर है उनका अपटेक बढ़ाने का काम यहाँ पे करेंगे। तो ये रूट जोन में जितना भी न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ है वो न्यूट्रिएंट को उठाने के लिए इनकी ताकत बढ़ाने का काम करेगा आरपीएस, और वो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा जीवाणुओं का और वो जीवाणु अपटेक करा देंगे। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। अभी यहाँ पे बहुत सारे जीवाणु हो गए, वो अपटेक भी कर रहे हैं। लेकिन एक चौथा फायदा है, ये जीवाणुओं के कारण होता है, ये जमीन के ये जो हमारे रूट जोन है जमीन के अंदर का, वहां पे जितने अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स है वैसे ही खराब भी वहां पे सब्सटेंसेस है, अलग अलग टॉक्सिक सब्सटेंस हम उसको बोलते हैं। वो भी हेवी मेटल्स यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं, तो उनको भी अगर ये प्लांट में से उठा के हमारे खाने में आ जाएंगे तो क्या होगा, कैंसर की संभावना बढ़ जाएंगी।
तो हम लोगों को फायदा क्या होता है, ये जो जीवाणु है रूट जोन की सराउंडिंग में, वो क्या करते हैं, वहां पे जितने भी हेवी मेटल्स है उनको डिजोल्व करके पानी के साथ में जमीन के अंदर लेके जाते हैं, मतलब रूट जोन से दूर लेके जाते हैं। कैसे? वो कंटिन्यूअसली उनके शरीर से जो एसिड सिक्रीट होता है, वो एसिड में ये सारे हेवी मेटल जो है एसिड में सोल्यूबल होते हैं और वो पानी के साथ में जमीन के अंदर चले जाते हैं रूट जोन से दूर। तो वो क्या होगा, रूट जोन से हमारे फसलों में नहीं आएंगे, फसलों में नहीं आएगा तो वो कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। इसलिए ये चौथा बेनिफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पांचवा क्या होगा, सबसे अहम फायदा इसका, ये सॉइल का स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी बढ़ा देगा, जमीन की उपजाऊ क्षमता ही बढ़ा देगा। जमीन में जैसे कि पोरोसिटी है, एरेशन बढ़ाना है, मॉइस्चर बढ़ाना है, पानी पकड़ने की क्षमता है, ये सारा इसके अंदर बढ़ जाएगा तो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारे आरपीएस के जो फायदे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को 5 फायदे नींद में भी हम बोलेंगे तो भी याद रहने चाहिए, इतने आसान है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग डायरी और पेन लेके बैठिए, ये बहुत अहम फायदे हैं जो कि आप आज समझो, आपके पॉइंट्स लिखो और वही पॉइंट्स को आप दोहराओ, वही पॉइंट्स को याद करो और किसान भाइयों को समझाओ। बहुत इजी हो जाएगा एग्रीकल्चर में आपको काम करना। बहुत ज्यादा डीप नॉलेज लेने जाओगे तो फंस जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको जितना जरूरी है, जितना याद रह सके ऐसे ही पॉइंट निकालो और उतने आप लेके जाओ किसान भाइयों के पास। अभी ये हमारा आरपीएस जो है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका, बीज प्रक्रिया में जैसे कि हमने बोला बिजोरिज के साथ इस्तेमाल करो, या फिर आपको जो कीट है बैक्टोरिज का, इसके साथ भी आपको इस्तेमाल करना है, गन्ने में या हल्दी में, आलू में, अदरक में, सीड ट्रीटमेंट में, हर सीड ट्रीटमेंट में आपको आरपीएस बिजोरिज हो या बैक्टोरिज हो वहां पे इस्तेमाल करना है। वहां पे आपको साधारण 5 ml पर केजी, या फिर मैंने आसान तरीका बताया आपको, इतने डीप भी जाने की जरूरत नहीं। एक आदमी ने प्लास्टिक वाला ग्लोव्स पहन के बीज को हिलाते रहना है और ऊपर से एक बिजोरिच और एक आरपीएस धीरे 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 से बूंद बूंद उसके ऊपर डालते रहो और हिलाते रहो। पानी डालने की जरूरत ही नहीं है, जब तक कलर वो बीज का चेंज नहीं हो जाता है आप लोगों को उसको उस तरीके से इस्तेमाल करना है। दूसरा है, आप छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हो। छिड़काव में एक पंप में आपको 50 ml इस्तेमाल करना है या ज्यादा से ज्यादा 3 ml प्रति लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। ड्रेंचिंग में से इस्तेमाल कर सकते हो, पंप का नोजल निकालना है आगे का और आपको ड्रेंचिंग हर फसल के रूट जोन के बाजू में उसको पकड़ के पंप को ले जा सकते हो। चौथा है ड्रिप इरिगेशन। इसको ड्रिप इरिगेशन से आप इस्तेमाल कर सकते हो 1 लीटर पर एकड़ में। और सबसे किसान का जो जुगाड़ हम बोलते हैं खेती में, तो ये फ्लड इरिगेशन में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप देखिए 200 लीटर का एक बैरल रखा है और वहां पे एक टूटी लगाई है, नीचे टैप है। तो आप क्या करो, 200 लीटर पानी में 1 लीटर आरपीएस, इसमें बैक्टोरिच एक की जाएगा और ये टूटी है वो तब चालू करनी है जब ये पहले आधा घंटा हम लोग पूरे खेती में पानी छोड़ देंगे नालियों से। हर जगह तक पानी जाना चाहिए, जिधर स्लोप है उधर तक पूरा पानी, नहीं तो क्या होगा, इमिडिएटली अगर हम चालू करेंगे तो जहाँ पे स्लोप है वहीं पर ये सारी दवाई चली जाएगी और बाकी खेत में नहीं जाएगी। बहुत बार हमारे पास किसान भाई आते हैं कि सर हमने आरपीएस और बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था, लेकिन वो आधे क्षेत्र में ही हमारा उत्पादन बहुत अच्छा आ गया है, बाकी क्षेत्र में उसका ग्रोथ ही कम है। तो वहां पे क्या होता है, जहाँ पे स्लोप जाता है वहां पे दवाई जल्दी चली जाती है। तो हमको करना क्या है, पहला आधा 1 घंटा पानी दे दो और उसके बाद में ये दवाई जो है ये टूटी हल्की से चालू करनी है, ताकि 1 से 2 घंटे में पूरे खेत में पानी चला जाए। पानी पूरा ये दवाई खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है। तो उसमें भी गलती क्या होती है, हम लोग ये दवाई तो दे देते हैं, लेकिन दवाई खत्म होने के बाद भी 2 घंटा 3 घंटा अगर पानी चालू रहता है तो वो दवाई है वो रूट जोन से नीचे चली जाएगी, तो अपटेक जब करना है तब नहीं आएगी, तो आपको रिजल्ट उसका इमीडिएटली नहीं दिखेगा। तो दवाई कितनी भी अच्छी हो,
उसको देने की मात्रा, उसको देने का समय, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा। तो ये हमारा जो जमीन के अंदर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि हमारी जमीन की जो सेहत है वो सुधरनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग अभी भी जमीन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो जमीन के अंदर और एक अहम प्रोडक्ट है हमारा सॉइल गार्ड। पहले पानी के साथ हमने क्या दिया था दोस्तों? बैक्टोरिच और आरपीएस। तो उससे क्या हुआ? जमीन के अंदर वो बीज को लगने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उठाने वाले सारे जीवाणु चले गए, बीज को बचाने वाले जीवाणु चले गए। लेकिन दूसरे पानी तक मानो वहां पे 10 से 15 दिनों का गैप है और उसके बाद में दूसरा पानी देना है, तो वहां पे सबसे अहम एक चीज है हमारी आरपीएस सॉइल गार्ड करके। ये दवाई हमको जरूर देनी है दूसरे पानी के साथ में। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, रूट जोन को बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए इसमें अलग अलग हमने घटक डाले हुए हैं। इसमें नीम, करंज और माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट हमने डाल दिया है। तो इससे फायदा क्या होगा? जमीन के अंदर रूट्स को बचाने का काम ये सॉइल गार्ड करेगा। और दूसरे बात सबसे अहम होता है निमेटोड्स, सूत्रकृमि हम बोलते हैं। ये जो रूट्स होते हैं, तो ये रूट्स के ऊपर छोटी छोटी गांठें हो जाती है, नॉड्स हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं निमेटोड्स। आप देखिए यहाँ पे हाथ पे ये जो रूट्स होते हैं छोटे छोटे अंदर, ये रूट्स के ऊपर गांठें बन जाती है, तो वो निमेटोड्स होता है। निमेटोड क्या होता है? ये इंसेक्ट है, ये रूट्स के अंदर चला जाता है और उसकी कॉलोनी बढ़ाता है, वहां पे वो नॉड्स बन जाते हैं, वहां पे वो गांठें बन जाती है। तो वो रूट्स जमीन में से सारे न्यूट्रिएंट्स कितने भी उठाए वो गांठ तक ही चले जाते हैं, गांठ के ऊपर जाते नहीं है, मतलब ऊपर फसल में नहीं आएंगे। तो क्या होगा? ऊपर फसल पीली पड़ जाएगी, ड्राई पड़ जाएगी और मर जाएगी। इसलिए ये बहुत अहम प्रोडक्ट है हमारा, जो दूसरे पानी के साथ हमको कंपलसरी देना है दोस्तों। तो ये फंगल इन्फेक्शन को भी रोकेगा और निमेटोड से भी हमारे फसलों को बचाएगा। तो इसको हम लोगों को जमीन के अंदर देना है सिर्फ आधा लीटर पर एकड़। 1 एकड़ के लिए सिर्फ आधा लीटर हमको देना है। यहीं पर भी हम लोग आधा लीटर आरपीएस 76 जो लिक्विड है वो कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। ये किसी भी कंपेटेबल नहीं है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, किसी भी पेस्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड में ये सारी चीजें जो है, बैक्टोरिच है, हमारा सॉइल गार्ड है या बीजोरिच है, इसमें ऐसे कोई केमिकल्स कॉम्बिनेशन में नहीं लेने हैं दोस्तों। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। तो ये जमीन के नीचे हम लोग जो भी अभी तक देख रहे थे, जमीन के नीचे हम लोगों को जो काम करना है, जमीन में जो काम करना है वो 60 to 70% हमारा ध्यान जमीन की सेहत सुधारने के लिए जानी चाहिए। तो अभी क्या होगा, जमीन में हमने शुरुआत में प्रॉम डाला था, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाला खाद गया, फॉस्फेट बढ़ाने वाला खाद गया, उसके साथ आरपीएस ग्रैन्यूल गया। उसके बाद में हम लोगों ने बैक्टोरिच इस्तेमाल किया। उसके बाद में हम लोगों ने आरपीएस 76 लिक्विड इस्तेमाल किया। उसके बाद में हम लोगों ने सॉइल गार्ड इस्तेमाल किया। तो अभी जमीन में सेहत बढ़ाने के लिए जो जो डालना है वो सब कुछ हमने अभी इस्तेमाल किया है। तो अभी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ गई है, अच्छे वाले जीवाणु की मात्रा बढ़ गई, अच्छे वाले फफूंद की मात्रा बढ़ गई है। जमीन में निमेटोड्स ना आए उसके लिए हमने अच्छे वाले फंगस उसके अंदर डाल दिए हैं। तो जमीन में से उठाने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स को उठाने वाले सारे जीवाणु भी गए, रूट को प्रोटेक्ट करने वाले जीवाणु भी गए। तो वो जमीन की जो पूरी सेहत है वो सुधर गई है। तो अभी वहां पे जो भी बीज हम डालेंगे तो वो बीज की सेहत, बीज जो है उसका जो जर्मिनेशन होगा वो हेल्दी रहेगा। तो हेल्दी जर्मिनेशन अभी निकल गया है। तो अभी हम लोगों को जमीन के ऊपर जाके काम करना है, फसलों के ऊपर, मतलब प्लांट के ऊपर। तो अभी कितना बचेगा? अभी 25-30% काम बचेगा हमारा, क्योंकि एकदम सेहतमंद या हेल्दी प्लांट ऊपर आएगा तो उसके ऊपर आने वाले पेस्ट एंड डिसीजेस है उसकी मात्रा भी कम हो गई है, अभी अपने आप कम हो जाएगी।
लेकिन इसके लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा दोस्त। ऐसे नहीं कि एक ही बार में मैंने बैक्टोरिज डाला था तो अभी मेरे को सब पूरा रिजल्ट चाहिए। हमने सॉइल टेस्टिंग से लेके जो मैंने आज बोला है आपको, वो पूरा सीरियल आपको इस्तेमाल करना है, वो क्रम छोड़ना नहीं है। प्रॉम से लेके सॉइल गार्ड तक सारा इस्तेमाल भी करना है, सॉइल टेस्टिंग भी करनी है, वाटर टेस्टिंग भी करना है, बीज प्रक्रिया भी करनी है। तो ये पूरा जमीन का काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। अभी जमीन के ऊपर फिर भी कुछ तो इन्फेक्शन होने वाला है या उसके ऊपर कुछ कीड़े आने वाले हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करने हैं, उसके ऊपर भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसमें से सबसे अहम जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सॉरी। तो ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है मेरे नजर से दोस्तों, क्योंकि जमीन के ऊपर जो भी हमारा फसल है जिसका जर्मिनेशन हो गया है या हमने कोई भी पौधा लगाया है, तो मैं तो बोलूंगा कि पौधा जिस दिन लगाया है उसी दिन हम लोगों को ये ट्रैपोरिज की जो भी ट्रैप्स है, जो पेपर्स है वो लगाने हैं, या फिर जिस दिन जर्मिनेशन आ गया है ऊपर पहले दिन ही हम लोगों को 15 से 20 नीले पेपर और 15 से 20 येलो पेपर लगा देने दोस्तों। ये यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये ऐसे दोनों कलर है स्टिकी ट्रैप्स के। ये येलो पेपर है और दूसरा यहाँ पे ब्लू कलर का पेपर है। यहाँ पे आप देखिए ये पूरी जगह उसको अभी कीड़े चिपकने लिए जगह ही नहीं है, तब जाके ये पेपर चेंज करना है। यहीं पर भी देखिए पूरा पेपर जो है वो भर गया है कीड़ों से। कीड़े इसके ऊपर जो रस चूसने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो ये जब जगह खत्म हो जाएगी तभी इसको बदलना है, नहीं तो उसको हमेशा के लिए खेती में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 15 येलो एंड 15 ब्लू पेपर हम लोगों को पहले ही दिन जब आपने खेती में कोई सीडलिंग लगाया हो, पौधा लगाया हो या फिर जर्मिनेशन के फर्स्ट दिन, तो इसको लगाने की जो मात्रा है वो समझ में आ गई 15-15 पेपर, लेकिन लगाने का जो तरीका है वो भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग ये जो पेपर्स है, हमारा मानो 1 एकड़ की खेती है, 1 एकड़ में अगर है सारे पेपर्स हम अगर एकड़ के बीच में लेके आएंगे और वहां पे लगाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, बाहर के सारे कीड़े वो पेपर को अट्रैक्ट होके अंदर चले आएंगे और आते आते वो सारी फसल को डिस्टर्ब करके आएंगे, रस चूसते हुए आएंगे, फसल का नुकसान हो जाएगा। तो फसल के बीच में ये पेपर नहीं लगाने, ज्यादा पेपर बाहर लगाने हैं। 1 एकड़ मानो बाहर से उसको 10-15 फीट जगह छोड़ो और वो पूरे पेरीफेरी में उसको पेपर्स लगा दो। तो अब क्या होगा, खेती के अंदर के सारे कीड़े हैं वो भी बाहर चले जाएंगे और जो दूसरे की खेती से आने वाले कीड़े थे वो भी आएंगे, क्योंकि हर एक किसान तो नहीं लगाने वाला है। आपके बाजू के किसान ने अगर नहीं लगाया पेपर, लेकिन ये कलर जो है वो कीड़ों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो क्या होगा, दूसरे की खेती के कीड़े भी अपनी खेती में आ जाएंगे। इसलिए उसको खेतों के बॉर्डर में ज्यादा लगाना है। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से हम लोगों को काम करना है। 15 येलो एंड 15 ब्लू पेपर हम लोगों को करने हैं। येलो पेपर जो है उसके ऊपर एफिड्स, जासीड्स, व्हाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई ऐसे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं, और ब्लू के ऊपर बेसिकली ट्रिप्स, फूल के जो कीड़े होते हैं, और लीफ माइनर, तो ये उसके ऊपर चिपक जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कीड़े जो है छोटे छोटे। तो ये जो ट्रैप है दोस्तों, स्टिकी ट्रैप हम इसको बोलते हैं, ये 100% आपको दवाई का खर्चा कम करने वाला एक तरीका है जो किसानों का वापस विश्वास कमाएगा। मैंने पहले ही बोला था, एक तो हमने बहुत सेहतमंद फसल उगाई है, हेल्दी फसल उगाई है ये सब कुछ करके, अभी ऊपर भी हम लोग इतना अच्छा उसको तरीका दे रहे हैं कि उसके ऊपर मानो वो पिछले साल में एक फसल में उसने 10 बार दवाई छिड़काई है, तो इस बार डेफिनेटली वो 5-6 बार छिड़काएगा, 5-6 बार में उसका काम हो जाएगा, तो उसका खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा तो कम होने दो, लेकिन जब ये कीड़े कम हो जाएंगे तो उसकी फसल का जो नुकसान होने वाला था, और नुकसान से क्या होता है, उत्पादन कम होता है, वो भी अपने आप उसका बढ़ जाएगा दोस्तों। नहीं तो क्या होगा, ये अगर हम जो पेपर देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेपर अगर हम नहीं लगाएंगे
और हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे कीड़े हमारी फसलों के ऊपर आने के बाद हम लोग कोई भी घातक केमिकल लेके आएंगे और उसके ऊपर छिड़काएंगे, तो किसान को लगता ही नहीं मैंने तो सारे कीड़ों को मार दिया। लेकिन जब वो कीड़े पत्तों के ऊपर बैठ जाते हैं, पत्तों के नीचे से ये सारे बैठ जाते हैं, तो ये रस चूसते हैं। अगर वो 4 दिन भी वहां पे बैठे रहेंगे तो रस चूसने के बाद वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस एक्शन जो होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है हमारी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। फोटोसिंथेसिस एक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो वहां पे जो हमारे पत्तों में जो पेड़ का खाना तैयार होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा, वहां पे अच्छे प्रोटीन्स तैयार नहीं होंगे। उसके बाद में प्रोटीन ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या होगा, वहां पे सारे हार्मोन्स तैयार होते हैं और ये हार्मोन्स वो प्लांट की पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वो पूरा सिस्टम चलाते हैं। तो अच्छे वेजिटेटिव ग्रोथ करने वाले हार्मोन्स, उसके बाद में फ्लावर वाले हार्मोन्स, उसके बाद में फ्रूट्स वाले हार्मोन्स, उसके बाद में उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हार्मोन्स, उसके बाद में वहां पे जो स्ट्रेस आता है प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा धूप के कारण, बारिश के कारण, उसके खिलाफ लड़ने वाले हार्मोन्स, ये अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका नतीजा क्या हो जाएगा, उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए हमको लगता है ये कीड़ा क्या करेगा, ये कीड़ा पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस कर देगा और प्रोडक्शन कम कर देगा। इसलिए मैंने बोला कि पहले ही दिन हम लोगों को क्या करना है, ये कीड़ों के लिए स्टिकी ट्रैप लगाना है। अभी ये तो हो गया छोटे कीड़ों के लिए, तो अभी बड़े जो इल्ली वाले कीड़े हैं उनके लिए क्या करना है, जो पतंग होता है, इल्ली होते हैं, या हम लोग उसको अलग अलग जो एडल्ट बोलते हैं इसके, इल्ली के, तो उनके लिए क्या करना है। तो उनके लिए दोस्तों अभी उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ना होने के कारण वो प्रोडक्ट अभी तक रिसर्च में है। उसको हम लोग बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप्स। ये तो हो गया स्टिकी ट्रैप, छोटे रस चूसने के वाले कीड़ों के लिए स्टिकी ट्रैप, चिपकने वाला ट्रैप। और जो बड़े कीड़े रहते हैं उनके लिए होता है फेरोमोन ट्रैप। सेक्स हार्मोन की उसमें गोली रहती है, वहां पे एक फनेल का ट्रैप रहता है, जैसे हम हाँ, हाँ। घर में स्टोव में केरोसिन भरने के लिए जो हाँ। फनेल इस्तेमाल करते हैं वैसा फनेल हाँ, होता है। हाँ। वो फनेल को नीचे प्लास्टिक की या। बैग होती है 1-1.5 फीट की, और ऐसे 6 से 7 ट्रैप पूरे खेती में लगाए जाते हैं। और वो फनेल के ऊपर वहां पे एक हुक होता है और वो हुक में जो मादा होती है, मादा का सेक्स हार्मोन जो होता है उसका स्मेल देके एक गोली तैयार की जाती है और वो वहां पे वो ट्रैप में अटकाई जाती है। तो क्या होता है, अगर हम लोग वो ट्रैप हमारे खेती में लगाएंगे तो वहां पे जो भी हर एक फसल में आने वाली इल्ली अलग अलग होती है, तो वो जो भी फसल में हमने लगाया है वो जो इल्ली का नर वहां पे आएगा, जो कीड़ा वहां पे आएगा उसको लगेगा वहां पे मादा बैठी है, तो वो मेटिंग करने के लिए वो ट्रैप के नजदीक चला जाएगा और वहां पे वो स्मेल के कारण पहुंच जाएगा, लेकिन वो ट्रैप में गिर जाएगा। वो नीचे जो प्लास्टिक की बैग लटकाई है उसके अंदर गिरेगा तो वापस ऊपर नहीं आ पाएगा। और वो उसको बोलते हैं कि जितने भी मेल कीटक है, नर कीटक है, उनको पकड़ के मारना है। तो वो मेटिंग ही नहीं करेगा, मेटिंग नहीं करेगा तो अंडे नहीं आएंगे, अंडे नहीं आएंगे तो अगला जनरेशन नहीं आएगा, मतलब इल्ली कम हो जाएगी। तो ये 2 तरीके जो है दोस्तों किसान भाइयों को किसी भी हालत में समझाना है। देखो 100% तो खत्म हम किसी भी कीड़े को नहीं करने वाले, कर भी नहीं सकते, लेकिन उसको कम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारी खेती में होने वाला नुकसान हम बचा सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन का लॉस जो है वो कम हो जाएगा और हमारा किसान भाई का उत्पादन बढ़ जाएगा ताकि वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं दोस्तों। इसके बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी टाइम आई थिंक 9:15 बज गए हैं, तो बाकी जो फसल के ऊपर छिड़काने वाली जो भी दवाइयां हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर अगले मीटिंग में हम बात करेंगे। अभी हम लोगों ने जमीन की सेहत सुधारने के लिए क्या क्या करना है उसके ऊपर